उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस तरह एक सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप कोई भी जानवर, मतलब कि अर्थात यहाँ पे है डियर, ठीक है, कोई भी हिरण अपने आप शेर के मुंह में नहीं आता। शेर को सुबह सुबह भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली विद्यार्थी के जीवन में भी मेहनत और जो परिश्रम है वो बहुत ज़रूरी होता है। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आई एम शशांक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर्स। सो आज हम 25 जुलाई द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया। ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से लिंक होता है, एनवायरमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है बेसिकली? माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली दीज आर द टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स गाइस। ये बहुत छोटे छोटे कण में होते हैं एंड दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द प्लास्टिक रिमेन्स। क्लियर? नाउ साइज भी इनका दिया हुआ है लेस देन 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर से ऊपर कोई चीज अगर होगी सो वो माइक्रोप्लास्टिक में कंसिडर नहीं की जाएगी। इट हैज टू बी लेस देन 5 मिलीमीटर्स। क्लियर? आगे देखते हैं यहां पे जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये कहां से आता है। जो पर्सनल केयर हो गया, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, क्लोथिंग हो गए और यूटेंसिल्स हो गए। आपका जो अभी तो खैर अब वो चीज़ नहीं है, पहले फ्रूटी के पैकेट में ना प्लास्टिक के स्ट्रॉज हुआ करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। पहले के ज़माने में क्या था, पहले मतलब कि यही कुछ आई थिंक 2 से 3 साल पहले की बात है। प्लास्टिक के स्ट्रॉ वहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब उस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को रिप्लेस किया गया है कागज़ के स्ट्रॉ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बढ़ती मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स यहाँ पे एनवायरनमेंट में देखे जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे स्टेप लिया है ताकि जो माइक्रोप्लास्टिक से जो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जा सके। क्लियर? आगे देखते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। हर जगह वो पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि जो जानवर या जो लिविंग बींग्स, जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स लैंड पे रहते हैं से लेकर फ्रेश वाटर में रहते हैं, से लेकर लेक, पॉन्ड्स, एस्चुरीज, सीज, ठीक है, इन सब जगहों पर, इवन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, एंटार्क्टिका जैसे रीजन में भी माइक्रोप्लास्टिक्स को देखा गया है। सो डोंट यू थिंक दैट इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंट एंड ड्यू टू दिस देयर वुड बी अ ग्रेट क्लाइमेटिक चेंज, है ना? इसी के साथ साथ माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करूं तो ये टॉक्सिक नहीं होता। पहली बात तो देख लीजिए कि दे आर नॉट ओनली टॉक्सिक ही नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ ये इकोसिस्टम में एक तरह से टॉक्सिक केमिकल का वेक्टर का काम करता है। क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है, मतलब कि इट कैरीज द टॉक्सिसिटी ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये टॉक्सिक होने के साथ साथ एक तरह से वेक्टर भी है। अगर क्वेश्चन में आए कि डज माइक्रोप्लास्टिक्स एक्ट्स एज अ वेक्टर, सो ऑब्वियसली इट्स अ यस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात करूं मैं पॉल्यूटेंट्स की, सो एज अ पॉल्यूटेंट माइक्रोप्लास्टिक्स आर significant environmental problem and pose risks to marine life, जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया गया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, एज अ रिजल्ट many scientists are using a new historical epoch which is Plasticine due to the global distribution and abundance of microplastics। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे क्या क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बाय विच दीज माइक्रोप्लास्टिक्स
आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड और आर बीइंग पोल्यूटेड। सो पहला सबसे बड़ा जो रीजन है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं इन द रूरल एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज, हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ यहां पे इकोसिस्टम को हार्म किया जा रहा है। अगर कहूं मैं, सो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इकोसिस्टम सेंट्रिक हो, ना कि जो एंथ्रोपोजेनिक यहां पे सेंट्रिक हो। ठीक है, क्या मतलब हुआ, यहां पे इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी को यहां पे कंसर्न में लाया गया है। एक तरफ है इकोनॉमी, एक तरफ है बढ़ते दर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, ठीक है, इंडिया है, उसकी ग्रोथ है। सिमिलरली उसी के साथ साथ यहाँ पे इकोलॉजी भी है, यहाँ पे नेशनल पार्क्स हो गए, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सो फार एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो डेवलपमेंट हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट बहुत खराब है, नहीं, डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी हो कि वहां पे इकोसिस्टम सेंट्रिक डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हमें और भी जितने भी यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको भी साथ लेके हमें चलना है। ठीक है, सो इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी। दूसरी चीज अर्बनाइजेशन, हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, लोग गांव को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पुल फैक्टर। ठीक है, ये सबको मालूम होगा, पुल एंड पुश फैक्टर। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स जो भी लोग हैं वो गांव और देहातों को छोड़ के शहरों की ओर आ रहे हैं ताकि बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर और जॉब में भी। ठीक है, इसी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर माना गया है इफ यू टॉक अबाउट द ओवर एक्सीडिंग ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। ठीक है, दूसरा मेन टॉपिक है इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि यहां पे कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में वेस्ट को डिस्पोज किया जाए, उसके लिए यहां पे काम करने की सख्त आवश्यकता है। क्या मतलब हुआ, देखिए 3R सबको मालूम है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं क्लास आई थिंक 7th या 6th से। सो हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं 3R के बारे में, विच इज रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। ठीक है, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। सो यहां पे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ अप्रोच होना चाहिए कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो प्लास्टिक है और जो प्लास्टिक से हुआ वेस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे करके इसको रीयूज कर सके। सो आई टेल यू एन एग्जांपल, जैसे कि हैव यू सीन जो इंडियन रेलवेज है, वहां पे जो रेलवे ट्रैक्स होती है ना, ऐसे कुछ ट्रैक्स होती हैं। ठीक है, सो ट्रैक्स के बीच में ना ये स्लीपर्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि स्लीपर्स बनते कैसे हैं? ठीक है, सो ये जो स्लीपर्स है ना, ये प्लास्टिक से बनते हैं गाइस। प्लास्टिक तो इसमें कंपोनेंट होता ही है, साथ साथ इसमें कंक्रीट भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक ही इसमें होता है, वरना फिर बहुत ही ये वीक हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लास्टिक के साथ साथ इसको और भी कंपोनेंट के साथ यहाँ पे मिक्स किया जाता है और फिर यहाँ पे स्लीपर्स को बनाया जाता है। क्लियर? और इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो एग्जांपल होगा रोड का। रोड मेकिंग प्रोसेस में टार यूज होता है, सबको पता है। ठीक है, टार हो गया, कोल हो गया। इसी के अंदर अगर प्लास्टिक को ऐड कर दिया जाए, वेस्ट प्लास्टिक को, सो जो रोड है ना वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द लॉज। यहाँ पे लॉज की बात हो रही है, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे लॉज आते हैं देखते हैं। सो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, यहाँ पे इट प्रोहिबिट्स द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बाय द एंड ऑफ 2022। ठीक है, सो यहाँ पे 2022 तक जो सिंगल प्लास्टिक यूज है उसको बैन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कितनी ज्यादा यहाँ पे थिकनेस होनी चाहिए प्लास्टिक बैग्स की, ये भी इस लॉ में लिखा गया है। सो कम से कम 50 to 75 मिली माइक्रोन्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है, कितना यहाँ पे थिक होना चाहिए। नाउ 120 माइक्रोन्स फ्रॉम December 31st 2022। सो यहाँ पे ये है ना, इसके बीच में अगर कोई भी प्लास्टिक है तो वो अलाउड है, अन्यथा नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर several non-profits and civil society organizations which is Bangalore based Sahas are actively working to tackle the issue through research, advocacy and development. So अगर क्वेश्चन आए उसमें आप लोग ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ओके। सो हम देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज योर साइंस एंड टेक। और जीएस 3 में एक हमारा सब टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। सो जो मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, डीएमपी, उसको लाया गया है। डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है टू एंश्योर सेफ्टी। पहली बात, टू एंश्योर सेफ्टी, अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर यूसेज। इसी के साथ साथ सैनिटेशन एंड हाइजीन। यहाँ पे एक एक्रोनिम का यूज किया गया विच इज वॉश। वॉश का फुल फॉर्म होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वॉश
रेजिलियंस की एनहांसमेंट की बात हो रही है, कैसे इस चीज को हम लोग आगे लेकर आ सके। टू रिड्यूस डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, ठीक है, एस्टैब्लिश अ रॉबस्ट एनवायरमेंट फंड एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। अब अगर बात करूं मैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की, सो इसका मेन एक और यहां पे मोटिव है टू to develop a plan which caters to disaster preparedness, response, recovery, reconstruction and mitigation। मतलब कि जब कोई भी आपदा आए सो उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या लेना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज हुए हैं इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सिस्टम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्नेह अभियान। यहाँ पे स्नेह अभियान का यूज किया गया है। सो ये क्या है? अंडर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इन द विलेज आर entrusted विथ मैनेजिंग साइक्लोन शेल्टर्स। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे साइक्लोन के शेल्टर्स को बनाया जाएगा ताकि वहां पे इमीडिएट मिटिगेशन को देखा जा सके, ठीक है। इसी के साथ साथ इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुक्ड फूड एज वेल। आप लोग को मालूम है कि जहां पे आपदा आती है वहां पे जो वाटर होता है, जो फूड होता है वो बहुत कम होता है। सो इस अभियान के तहत यहाँ पे फूड एज वेल एज वाटर की सप्लाई को दिया जाएगा। दूसरा है ममता गृहस। सो ये भी एक तरह का यहाँ पे इनिशिएटिव है जो कि अपने माना जाता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर वुमेन के लिए। यहाँ पे वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ये चीज आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर frontline workers, which is Asha's group and self-help groups. So स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड ने ये चीज प्रोवाइड करी है कि ट्रेनिंग, फर्स्ट एड एंड शेल्टर मैनेजमेंट इन लोगों को सिखाया जाएगा ताकि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर यहाँ पे आशा वर्कर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एज अ वर्ल्ड इज एट द मिड पॉइंट ऑफ सेंदाई फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये आपका फ्रेमवर्क है जो कि डिजास्टर रिलीफ को दर्शाता है, ठीक है। और यहां पे ये चीज कहा गया है कि इस फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक हम लोग सिग्निफिकेंटली अप्रोच को यहाँ पे यूज करके एक तरह से जो भी डिजास्टर के वजह से जो भी लॉसेस होते हैं हम लोग उनको कम करेंगे, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका सेंदाई फ्रेमवर्क में, ठीक है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आपका जनरल स्टडीज 2 and 3 में आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड एग्रीकल्चर। सो इंडियन पॉलिटी एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। इस इनिशिएटिव के तहत क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम को लाया है, विच इज नोन एज विंड्स। ये विंड्स पोर्टल आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे रहेगा, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू दी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो होगा क्या, जब फार्मर्स के पास रियल टाइम डेटा होगा ना, किसी भी जगह के एनवायरमेंट का, किसी भी जगह के क्लाइमेट का, सो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी फार्मर यहाँ पे बेटर क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा। एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस चीज को लाया गया है और इसके तहत फार्मर्स रियल टाइम डेटा को यूज करके किसी भी जगह का वेदर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं और जो क्रॉप को बेसिक वहाँ पे नेसेसिटीज चाहिए उनको दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रॉप हमने लगाई है और उस क्रॉप में है कि मान लेते हैं जैसे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे ही बारिश आने वाली होगी वैसे ही वहाँ पे जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा बाय द फार्मर्स, ठीक है। ऐसे ये काम करेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आवर विंड्स। विंड्स क्या चीज देखते हैं। विंड्स के बारे में बात करूं, विंड्स इज वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये भी आपका जो लास्ट टॉपिक है उसमें लिंक होता है, GS3। अब अगर मैं विंड्स की बात करूंगा इस, विंड्स में क्या है, विंड्स इनिशिएटिव विल होस्ट, मैनेज एंड द प्रोसेस ऑफ हाइपर लोकल वेदर डेटा विल बी collected by the automatic weather stations, ठीक है। और this will provide a crucial weather related information to the farmers। डेटा को यहां पे यूज किया जा रहा है। देखिएगा, एग्रीकल्चर में ध्यान देने की बात है, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेकर आना है, वहां पे डेटा को रीड करना बहुत जरूरी हो जाता है और यहाँ पे फार्मर्स इसको यूज कर सकते हैं फॉर देयर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट। इट विल एनहांस रिस्क असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन द क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर एडवाइजरीज एंड डिजास्टर मिटिगेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द AIDI एप्लीकेशन। ये भी एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि फैसिलिटेट करेगा फार्मर को टू एक्सेस द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए, डेटा जो है यहाँ पे फार्मर यूज कर रहा है फॉर क्रॉप्स, इसी के साथ साथ फॉर स्कीम्स। यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे दोनों चीज को प्रोवाइड कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो फार्मर्स हैं कैन इजीली एनरोल देमसेल्व्स
of a different agriculture schemes, it will ensure a seamless and transparent process, making crop insurance more accessible and convenient for farmers. ठीक है, क्या मतलब हुआ, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते रहेंगे हर महीने या फिर हर साल जैसे भी, वो सारे के सारे स्कीम्स इस पोर्टल पे अपडेट होते रहेंगे और जो फार्मर्स हैं इन सारे स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ये एक तरह से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था 2016 में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस रिस्क कवरेज टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस। क्रॉप लॉस जब भी हो जाती है उस चीज से बचने के लिए फार्मर को कंपनसेशन देने के लिए ये स्कीम आई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज के बारे में, विच इज कॉल्ड एज CHIS। देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। CHIS क्या है? बेसिकली ये एक मॉडल है। ठीक है, मॉडल मतलब यहाँ पे रिसर्च मॉडल। ठीक है, मॉडल है यूज टू इंटेंशनली एक्सपोज हेल्दी वॉलंटियर्स टू पैथोजेंस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। क्यों ऐसा करते हैं? टू स्टडी द डिजीजेस एंड डेवलप वैक्सीन्स। अब यहाँ पे किसी भी हेल्दी बीइंग को एक्सपोज किया जाए पैथोजेंस में। पैथोजन मतलब कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में अगर इस पैथोजन को इंक्लूड किया जाएगा क्या होगा, यहाँ पे जो पैथोजन है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है इस ह्यूमन बॉडी में वो देखा जाएगा। उसकी स्टडी करने के लिए ही CHIS आया है, विच इज कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। अब ये तरह तरह की डिजीजेस को स्टडी करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, टाइफॉइड एंड डेंगू। मेन गोल क्या है इसका? मेन गोल है टू गेन द इनसाइट्स ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस एंड फाइंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेज कि कम कॉस्ट में हम लोग कैसे किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, किसी भी इंफेक्शन को ट्रीट कर सके। ठीक है, अगर मैं आगे बताऊं इसके बारे में, दिस कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज इंक्लूड्स द एथिकल सेंसिटिविटी। क्या मतलब हुआ? देखिए, इंटेंशनली अगर किसी चीज को एक्सपोज किया जा रहा है, ठीक है, अब मतलब कोई अगर हेल्दी बीइंग है वो एक्सपोज होना क्यों चाहेगा? बात है कि नहीं, है ना? कोई अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग है वो एक तरह से अपने आप को एक्सपोज क्यों करना चाहेगा किसी भी डिजीज से? तो ऐसा क्यों? ताकि पहली चीज ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है, पहली चीज। दूसरी चीज, ही इज अ वॉलंटियर या शी इज अ वॉलंटियर, कोई भी। नाउ यहां पे एथिकल माइंडसेट यहां पे आ जाता है कि क्या ये चीज सही है? बिकॉज यहां पे एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर उस चीज का यूज करके लाखों करोड़ों जानें बचाई जा सकती है। क्या उस सिंगल पर्सन को यहां पे राइट नहीं है कि क्या वो इस चीज को मना कर सके? वो तो इस चीज में आ ही रहा है बिकॉज इट्स हिज ओन चॉइस। ठीक है, ही इज अ पार्ट ऑफ अ वॉलंटियर, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग ओवर हियर। बट हम इस चीज को एथिकल वे में सोच सकते हैं कि क्या यहां पे आर्टिकल 21 विच इज व्हाट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या आर्टिकल 21 इस आदमी पे अप्लाई नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है।
सो यहाँ पे दोनों एंगल है, एक तरफ है हर्ड, हर्ड मतलब कि जहां पे बहुत सारे लोग हैं, एक सिंगल पर्सन पे यूज होके उस चीज को एक हर्ड में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है। नाउ यहाँ पे थर्ड पार्टी रिस्क भी है बहुत ज्यादा, क्या है देखते हैं। द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन टू इंडिविजुअल्स आउटसाइड द स्टडी लीडिंग टू पोटेंशियल कम्युनिटी स्प्रेड। यहाँ पे इस स्टडी के चलते कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ, अब कोई भी अगर हैजार्डियस चीज है, ठीक है, अगर वो एक्सपोज हो रही है कम्युनिटीज में, लोगों में, सो वो ऑब्वियसली बात है इट विल मल्टीप्लाई और वहां से फिर फैलेगा। तो फैलेगा तो क्या होगा, फैलने के बाद वो एक तरह से बहुत ज्यादा राइज करेगा। नाउ research and vulnerable participants ensures that vulnerable individuals such as pregnant women or children are not exposed to these activities। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट लुडविगिया पेरुवियाना। सो ये क्या चीज है, ये एक तरह का यहाँ पे फ्लावर है, पहली बात तो, ठीक है, ये फ्लावर है। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। और ये क्या है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ पेस्ट कह सकते हैं, जो कि हिल स्टेशंस में पाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सो एक तरह का ये वीड है, इट्स अ इन्वेजिव वीड जो कि थ्रेटन कर रही है एलिफेंट की हैबिटेशन को इन द तमिलनाडु रीजन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए लुडविगिया पेरुवियाना। ये एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है, पहली बात, with pale yellowish flowers which causes significant changes in various swampy areas। इसका जो ओरिजिनल है, originally it was introduced as an ornamental plant for its tiny yellow flowers। मतलब कि ये एक तरह से शो पीस में यूज होता है इन तमिलनाडु रीजन। नाउ इट ग्रोज रैपिडली, रैपिडली ग्रो होगा तो क्या होगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ वेटलैंड, और वेटलैंड का पार्ट होने के बाद इट विल ग्रो अहेड, और ये ग्रो होते ही एलिफेंट के हैबिटेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर जीएम क्रॉप्स which is genetically modified crops। सो ऐसे क्रॉप्स जिनमें जेनेटिक बदलाव करके उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उनको और ज्यादा एनहांस किया जा सके, उनको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। अगर मैं जीएम की बात करूं तो ये आर्टिफिशियली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। इनमें क्या किया जाता है, इनमें जेनेटिक मटेरियल में कुछ बदलाव करके और उसमें ईल्ड को इंक्रीज किया जाता है, जो टॉलरेंस है हर्बिसाइड से वो इंक्रीज किया जाता है। इसी के साथ साथ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीज कंट्रोल एज वेल। मतलब कि कहीं पे अगर डिजीज आउटब्रेक हो रहा है, ठीक है, सो उस डिजीज आउटब्रेक से कैसे कोई प्लांट लड़ सकता है, वो जीएम क्रॉप यहां पे हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। improve its nutritional value, GM rice which is a golden rice। so golden rice involves
द इंसर्शन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ प्लांट बोथ डैफोडिल्स एंड मेज, इन दोनों को ही देखा गया है, एंड अ सॉइल बैक्टीरियम टू क्रिएट अ ग्रेन दैट इज एनरिच्ड विद विटामिन ए। बीटी कॉटन की बात करूं तो अभी तक इंडिया में बीटी कॉटन ही अप्रूव हुआ है एज अ कमर्शियल कल्टीवेशन एंड ओनली वन जीएम क्रॉप विच इज अ बीटी कॉटन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीएम क्रॉप्स की, सो अप्रूवल कौन देता है यहाँ पे कि इस क्रॉप को जीएम के लिए यूज किया जा सकता है? सो दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। ये कमेटी है इंडिया में जो अप्रूवल देती है फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कि अब इस चीज को यूज कर सकते हैं फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट है, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात करूं तो इंडिया हैज सीन अ रॉबस्ट डिबेट ऑन जीएम क्रॉप्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स। बीटी कॉटन की बात करें, बीटी कॉटन एक ऐसा मात्र अभी एक फर्स्ट एंड ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड इन द कंट्री। अगर क्वेश्चन में आए ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि अभी तक जीएम क्रॉप के लिए अप्रूव किया गया है, ये है आपका बीटी कॉटन। ठीक है, और रिसर्च अभी भी इस पे चल रही है बीटी कॉटन पे कि कैसे इसको और ज्यादा रिस्क फ्री बनाया जाए। ठीक है, some seed companies have profited from the expensive GM seeds. I hope इतना आपके लिए क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए keep on studying, keep on revising as well. We'll meet soon and take care.